हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आदिकाल के एमसीक्यूज के बारे में, यानी कि आदिकाल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जितना कुछ हमने आदिकाल में पढ़ा है उन सबको एक कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन देंगे कि सारी चीजें हमारे एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस अराउंड आई थिंक 50 क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किया था कवर, और आज के सेशन में मान के चलिए कि 90 क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, ताकि हमारा पूरा जो आदिकाल है वो इसके थ्रू कवर हो जाए। वन लाइनर्स भी आप इसे समझ सकते हैं, ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला जो सवाल है वो है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कालक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो क्रम था उसमें कौन ऐसा था जिसने सबसे पहले कालक्रम के अनुसार वर्णन किया। तो अगर हम बात करेंगे जॉर्ज ग्यर्सन की या फिर शिव सिंह सेंगर की, तो इन लोगों ने क्या किया था, वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे वहीं पे मैंने गलत जगह ही मार्क कर दिया। ओके चलो, अगर हम बात करेंगे गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर की, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका वर्णानुक्रम पद्धति का जो है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे जॉर्ज ग्यर्सन का, तो इन्होंने कालानुक्रम यानी कि काल के क्रम के अनुसार जो है वर्णन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि, अंतिम चरण यानी लौकिक साहित्य जब हम पढ़ रहे थे उसमें गद्य और पद पढ़ रहे थे। जब हम गद्य और पद में पढ़ रहे थे तो हमें विद्यापति और अमीर खुसरो मिले थे। यहाँ पे ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू और पुष्पदंत। तो ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको आदिकाल के शुरुआत में मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अब्दुल रहमान का, तो अब्दुल रहमान भी आपको उधर ही मिलेंगे। तो बचा कौन, अमीर खुसरो। यानी अंत समय में, यानी कि अगर बात किया जाए तो आदिकाल के अंतिम चरण में आपको कौन मिलता है, तो आपके अमीर खुसरो मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इसमें से कौन लिखा है। यानी कि राम के चरित्र पर आधारित इन चारों में से कौन सा ग्रंथ है जो अभ्रंश साहित्य के अंतर्गत लिखा गया। पहला ऑप्शन है पौंचर्यू, दूसरा है महापुराण, तीसरा है संदेश रासक और चौथा है रिट्टी नेमी चर्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि स्वयंभू ने पयंचर्यू लिखा था, जो कि राम जी के चरित्र पर आधारित था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है। आपके ज्योतिश्वर ठाकुर ने कौन सी रचना लिखी है, भविष्यत कहा, पाहुर दोहा, वर्ण रत्नाकर और राउल बेली। तो अगर हम बात करेंगे तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखा है बच्चे, तो उन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखा है। बाकी ये तीन रचनाएं जो है इनको किसने लिखा है, आगे हमें सवाल में खुद ही मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। वहीं पे आपके डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया है, संपादन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का। और अगर हम बात करें राम कुमार वर्मा का, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास उन्होंने लिखा है। तो बचा कौन, आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आपका ये वाला जो रासो शब्द की उत्पत्ति है सर्वोपरि या फिर सर्वमान्य से सर्वमान्य है, यानी कि सबके द्वारा इसे माना गया है, वो है आपके रासक शब्द से। जो किसने कहा है, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रासक शब्द से आपके रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी। तो हमने बात किया था कि यहाँ पे अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति और स्वयंभू में से कौन ऐसा है। तो हमने बात किया था कि गीत गोविंद जो है रचना किसने लिखी है, जयदेव जी ने, और उन्हीं की रचना का प्रभाव आपके विद्यापति जी के पदावली पे मिलता है, इसलिए उन्हें उपाधि दी गई थी अभिनव जयदेव की। तो कौन हो गया आपका ऑप्शन सी, विद्यापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की है। चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो और राम सिंह। तो अगर हम बात करेंगे तो राम सिंह बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करेंगे चंद्रवरदाई, तो उन्होंने कोई भी मनोरंजक परक रचना तो नहीं लिखी है। फिर हम बात करेंगे अगर अमीर विद्यापति की, तो उन्होंने भी मनोरंजक परक नहीं लिखी थी, उन्होंने पदावली लिखी या फिर अपने राजा के वीर का शौर्य का वर्णन किया है। तो बचा कौन, आपका ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनने वाली काव्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा, इनके योग से एक भाषा बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डिंगल, पिंगल, संध्या भाषा और अवहट। तो हम बात करेंगे तो अपभ्रंश और राजस्थानी से डिंगल बनती है। यही अपभ्रंश को हटाकर ब्रज कर दीजिए, ठीक है, सॉरी, राजस्थानी को हटाकर ब्रज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तब ये आपका पिंगल कहलाने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जब अपभ्रंश और राजस्थानी मिलते हैं तो डिंगल भाषा का निर्माण हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का प्रयोग किया है? वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी और वैज्ञानिक। तो हमने बात किया था कि जब आचार्य आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया था, प्रवृत्तियों का ध्यान रखा था, और यही वजह है कि हिंदी साहित्य का अगर कहा जाए व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ इनकी रचना को माना गया, इनकी यानी कि इनके इतिहास ग्रंथ को माना गया। कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? अब यहाँ पे ये जो सवाल है बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये चारों के चारों रचनाएं आपकी शालिभद्र सूरी जी की है, ठीक है। आगे देखेंगे, इनमें से धलपाल की रचना कौन सी है? ढोला मारू दूहा, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा और महापुराण। पीछे जो सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया था, जिसमें आपके पाहुड़ दोहा था, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक और कोई रचना थी, और उसके बाद भविष्यत का थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो धनपाल जी ने कौन सी रचना लिखी है? तो धनपाल जी की रचना है भविष्यत कहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुशल लाभ कौन थे? वीरगाथा काल के कवि थे, ढोला मारू दूहा के रचयिता थे, एक जैन कवि थे, या राम कथा के कवि थे? तो देखो, कुशल लाभ जिन्हें कल्लोल, एक्चुअली क्या है कि ये जो आपकी रचना है ढोला मारू दूहा, इसके रचयिता माने जाते हैं कुशल लाभ। कोई कोई कहता है कि कल्लोल थे जिन्होंने इसको लिखा है, लेकिन मुख्यतः प्रमुख रूप से जो जाना जाता है उसे हम कुशल लाभ कहते हैं। तो कुशल लाभ कौन थे? तो ढोला मारू दूहा के रचनाकार थे, ठीक है। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? कबीर, नानक, सूरदास और विद्यापति। नाथ में जो आपका हठ योग था, या फिर अगर कहा जाए गुरु परंपरा थी जिसे स्वीकार किया गया था, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? आपके कबीर पे पड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलहन कौन थे? आपके चंद्रवरदाई के पुत्र थे, पृथ्वीराज का मित्र था, चंद्रवरदाई का भाई था और पृथ्वीराज का सेनापति। तो हाथदई वो जलहन जो है, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो लिखा गया था पृथ्वीराज रासो में, उसे पूरा किया था आपके चंद्रवरदाई के पुत्र ने, जिनका नाम था जलहन। तो चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम बात करते हैं प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक की, तब मैंने कहा था कि आपको सारे लोगों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसे याद रखना है जिसने इस पर सवाल उठाया था। साथ ही साथ आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और आपके जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके मत को ध्यान रखना है कि ये किस पक्ष में है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कविराज श्याम लाल दास। तो अगर हम बात करेंगे तो अर्ध प्रमाणिक रूप में स्वीकार किसने किया था बच्चे? तो वो थे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध रूप को प्रमाणिक माना है, ठीक। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था? परमाल रासो, आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो। तो अगर हम बात करेंगे तो चार्ल्स ने आपके आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था, जो बाद में किस में हो गया? तो परमाल रासो में कन्वर्ट हो गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम बातें हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आला खंड दिया है तो भी चलेगा, परमाल रासो दिया है तो भी चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। आपको क्या करना है? मैच करना है। दूसरे साइड है, एक साइड है परमाल रासो, खुमान रासो, संदेश रासक और कृति पताका। वही दूसरी साइड है अब्दुल रहमान, जगनीक, विद्यापति और दलपति विजय। इसमें से एक दो रचना भी आ गई तो आपको आंसर पता होगा। अगर हम बात करेंगे
तो कृति पताका किसने लिखा है बच्चे? विद्यापति ने। अब देखो डी का 3 किस में है, तो डी का 3 सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन सी में है। यहां से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। अब देख लो कि सी का 1 किस में है, तो सी का 1 यहाँ पे है। अब आपसे खुमान रासो किसने लिखा है, तो दलपति विजय ने। अब देख लो दूसरे का चौथा कहाँ है, तो यहाँ पे। और परमाल रासो किसने लिखा है, तो आपके जगनिक ने। यानी पहले का दूसरा कहाँ है, तो ऑप्शन आपके सी में। यानी अगर हम बात करेंगे तो 2, 4, 1 और 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन से कवि आएंगे। ठीक है, तो सर्वसहमति के साथ सरहप्पा को जब प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया गया, तो सबसे पहले कौन आएगा? सरहप्पा, फिर आएंगे शबरप्पा, फिर आएंगे कन्हप्पा और फिर आएंगे डोम्बिप्पा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित रासो काव्य ग्रंथों को उनके रचयितों के साथ सुमेलित कीजिए। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो और खुमान रासो। आपको क्या करना है? मैच करना है। यहाँ पे अड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, खुमान है। अब इनको क्या करना है? आपको मैच करना है। अब अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? बहुत सिंपल, चंद्रवरदाई ने। परमाल रासो किसने लिखा है? तो जगनिक ने। ठीक है, विशल देव रासो किसका है? अब अगर देखा जाए तो परमाल पृथ्वीराज रासो, ये अभी पीछे पृथ्वीराज रासो नहीं, अभी पीछे परमाल रासो का हम पढ़ के आए, खुमान रासो का पीछे पढ़ के आए, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि किसने क्या लिखा है। विशल देव को किसने लिखा है? नरपति जी ने। और खुमान किसका है? तो दलपति ने। अब मिला लो, पहले का पहला कहाँ है, तो ऑप्शन ही आपका क्या है, यहाँ पे गलत है। यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वही गलत है, हम अपना बना लेंगे ना। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? तो आपके चंद्रवरदाई ने। यानी कि ए का क्या है बच्चे? पहला है। ठीक, परमाल रासो किसने लिखा है? तो अगर हम बात करेंगे तो बी का क्या हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। ठीक, बी का 4, हालांकि अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी में है, बट आई थिंक हमको लग रहा है आंसर पलट गया है या समथिंग हैपेंड, पर क्या हैपेंड ये नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। विशल देव रासो को किसने लिखा है? तो नरपति नल्हा ने लिखा है। और खुमान रासो को किसने लिखा है? तो आपके दलपति विजय ने लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 1 4 3 2 कहीं नहीं है। आई थिंक ये जो है ये आपस में मिक्स हो गया, समथिंग, बट इट्स ओके, हमें अपना आंसर पता है, दैट्स ओके। अगर यहाँ से भी गड़बड़ हो रही हो तो आप एक बार पीछे भी जा करके देख सकते हो कि हमारा क्या आंसर आया था, तो वहां से भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे एक बार अपना क्रॉस चेक कर लेना अगर इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। हालांकि हमें पता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। परमाल रासो किसका है? जगनिक का। विशल देव रासो किसने लिखा? नरपति नल्हा ने। और अगर हम बात करें खुमान रासो किसने लिखा है? तो दलपति विजय ने। हमारा आंसर क्लियर है, आंसर होना चाहिए ये, ऑप्शन आपका गलत है। आप कोई भी एक ऑप्शन को स्विच करके इस पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको बताना है कौन सी रचना पहले आती है। अब जनरली हमें क्या है, पृथ्वीराज रासो बसा हुआ है हमारे दिमाग में कि ये हमने सुना है, बट ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज रासो सबसे पहले आती है। सबसे पहले आपका आता है खुमान रासो। अब हमारे ऑप्शन में खुमान रासो तो है नहीं, तो खुमान रासो चला गया। अब आता है आपके पास विशल देव रासो। खुमान रासो माना जाता है 9वीं शताब्दी का है। ठीक है, 9वीं शताब्दी का है, पर वो है नहीं तो यहाँ पे लिख के कंफ्यूजन क्यों करना। फिर आता है आपका विशल देव रासो जो 12 का है। ठीक है, ये 12 के है। अब यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है बच्चे? खुमान रासो के बाद मैंने बोला विशल देव रासो, तो विशल देव रासो किस ऑप्शन में? सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1343 माना जाता है पृथ्वीराज रासो का। फिर आता है आपका हम्मीर रासो और फिर आपका आता है विजयपाल रासो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके वर्ष पे कंफ्यूजन है या फिर कहीं कहीं पे वर्ष दिया ही नहीं है, तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग किससे हो रही है, यानी शुरुआत की कौन सी रचनाएं हैं, तो आपका जो सीक्वेंस है वो बन जाएगा। जैसे कि मुझे याद है कि खुमान रासो जो है सबसे पहले आती है, उसके बाद विशल देव रासो आता है, तो वैसे ही आपको भी वो सीक्वेंस याद रहेगा तो हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिलता किस भाषा की रचना है? अवहट, अपभ्रंश, मैथिली और ब्रज भाषा। जो एक लिस्ट दिया था मैंने उसमें बताया था कि कृतिलता और कृति पताका किस भाषा में है, तो अवहट भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, शरहप्पा और स्वयंभू। तो शब्दानुशासन किसने लिखा है? हेमचंद्र भी कहा जाता है इसे, और ये शब्दानुशासन लिखने वाले हेमचंद्र हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो, रहीम, अकबर और खालिक खलक। तो बात किया जाए तो खालिक बारी जो है वो किसने लिखा होगा? वो जो आपका एक रखा गया ना, नामकरण किया गया इस रचना का, उससे ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये रचना किसकी होगी। तो ये आपके अमीर खुसरो की रचना होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? असंगत नहीं, संगत, यानी इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर सही है। ठीक, अब देखते हैं। परमाल रासो दलपति विजय ने तो नहीं लिखा, अभी जस्ट हमने खुमान रासो का देखा, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विजय पाल रासो चंद्रवरदाई ने तो नहीं लिखा है, हमने बात की अभी पीछे ही नल सिंह ने लिखा है, तो ये भी आपका खत्म। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे खुमान रासो जगनिक ने तो नहीं लिखा, तो ये भी खत्म। तो बचा कौन आपका? तो ये आपका विशल देव रासो जिसे नरपति नल्हा ने लिखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अविभाज्य कब से माना जा सकता है? प्राकृतिक से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से और पाली से। तो हमने जब शुरुआत की थी हिंदी साहित्य का इतिहास, तब भी हमने एक बात वहां पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां कोट की थी और कहा था कि आपके प्राकृत की अंतिम अवस्था जो है वहां से शुरुआत मानी जाती है, यानी कि प्राकृत के अंतिम अभ्रंश अवस्था से हम हिंदी का क्या करते हैं? अभिवार्य मानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? इस सवाल का जवाब जब हम ये पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, वहीं पे मिल जाता है, क्योंकि आपके आचार्य जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं वो स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, और हम मानते हैं कि अभ्रंश के पहले कवि के रूप में स्वयंभू को हम स्वीकार कर सकते हैं, परंतु प्रथम कवि जो है वो कौन होते हैं? सरहप्पा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो पद्मावत। तो हमने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे स्वीकार किया है? तो पृथ्वीराज रासो को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। बच्चों वाला सवाल था, इसका जवाब तो नहीं देना था। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? वीर रस यानी कि वीरता युक्त जो रचनाएं थी उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल और प्राकृत। तो अगर हम बात करते हैं तो आदिकाल में जो रचनाएं हुई थी दो ही भाषाओं में हुई है, डिंगल और पिंगल। जब हम क्या कर रहे थे, जब हम वीरता का वर्णन कर रहे थे तो हम डिंगल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। तो अगर हम बात करेंगे तो पुष्पदंत को हम कब रखते हैं? तो हम 10वीं शताब्दी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही वर्णानुक्रम क्या है? यानी कि ये जो रचना काल है इसके अनुसार आपकी कौन सी रचना सबसे पहले आएगी और कौन सी रचना बाद में आएगी। तो एक बात बता दे, ये जो कुवल माला कथा है ये आपका पहले आता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो राउलवेली 10वीं शताब्दी का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण को हम 12वीं शताब्दी का मानते हैं, और वहीं पे वर्ण रत्नाकर आपके 14वीं शताब्दी का है। तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो कुवलय माला कथा है ये आपके जैन साहित्य और मान के चलिए कि अभ्रंश और पाली इनके मिक्सचर पे ये रचना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले आती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो राउलवेला 10वीं शताब्दी की रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपकी 12वीं शताब्दी की रचना है, और वर्ण रत्नाकर आपकी 14वीं शताब्दी की रचना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर्स मान लीजिए, अगर आपको ये नहीं भी याद आ रहा और इसमें भी कंफ्यूजन है, तो इन तीनों के स्ट्रक्चर से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नहीं, मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्वयंभू ने संदेश रासक नहीं लिखा, यानी आपको बस बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सुमेलित है, साथ में आते हैं। तो स्वयंभू ने नहीं लिखा है।
पुष्पदंत ने पयमचर्यू नहीं लिखा है, किसने लिखा है? स्वयंभू ने लिखा है। अब्दुल रहमान की अगर मैं बात करूंगी तो अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है बच्चे? तो अब्दुल रहमान ने आपका संदेश राशक लिखा है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं, तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन डी। ठीक, पहली चीज ये। और दूसरी चीज, अगर आप मैच करने की बात करोगे तो पयमचर्यू ने क्या लिखा है? किसने लिखा है? तो स्वयंभू ने। पुष्पदंत जो है उन्होंने महापुराण 63 लिखा है। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है? तो संदेश रासक लिखा है। और आपका डी का डी ही हो जाएगा, यानी शरहप्पा ने चर्यापाद लिखा है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। आप इस तरीके से इसको लेकर चलिएगा। ठीक है, चलिए ये मैं ना एक बार क्लियर लिख देती हूँ, इससे आपका थोड़ा कंफ्यूजन खत्म हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, स्वयंभू ने क्या लिखा है? यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पयमचर्यू लिखा है। ठीक है, पुष्पदंत की बात करेंगे तो पुष्पदंत ने क्या लिखा है बच्चा? तो महापुराण लिखा है। ठीक है, और अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है? तो संदेश रासक लिखा है। ठीक है, ये हो गई आपकी इनकी रचनाओं का क्रम। ठीक, तो आप ऐसे भी याद रख लेना, दोनों तरीके से याद रख लेना, आपके लिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताना, निम्नलिखित रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए, यानी दिया गया है कौन सी रचना सुमेलित है। तो अगर हम बात करेंगे तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने राहुलवेल नहीं लिखा है। अगर हम बात करेंगे दामोदर भट्ट ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा है। अगर बात करेंगे तो विशलदेव नरपति नल्हा की है, बट अगर खुमान रासो की बात करेंगे तो ये रोड कवि ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सही है। ठीक, ये दोनों सुमेलित हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो आपके रोड कवि जो है उन्होंने क्या लिखा है? तो उन्होंने आपका राहुलवेल लिखा है। ठीक, चलिए, और ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखा था बच्चे? तो वर्ण रत्नाकर। एक दो क्वेश्चन जो है थोड़ा मिक्स मैच हो गए हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, आंसर्स मैं साथ में ही लिख दे रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखबानी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं और पीताम्बर दत्त वर्तवाल हैं। तो गोरखबानी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त वर्तवाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैने मरेंगे रोए, उक्ति किसकी है? यानी ये जो पंक्ति है, ये जो दिया गया है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये किसकी है? तो सिंपल है, अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल और रहीम। तो ये सब आपके आदिकाल के तो है नहीं, तो बच्चा कौन? आदिकाल के सिर्फ आपके अमीर खुसरो ही तो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः क्या है? पहेलियों का संकलन है, कहमुक्रियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, मनोरंजन परक रचना है। तो अगर हम बात करेंगे तो खुसरो की रचना जो खालिक बारी है ये क्या है? तो ये आपके फारसी हिंदी शब्दकोश है, यानी कि एक डिक्शनरी है, मान के चलिए कि डिक्शनरी है जिसमें फारसी और हिंदी के शब्दों का क्या किया गया है? वर्णन है, या फिर उसको संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ता है? स्वयंभू, घाघ भंडरी, गोरखनाथ और अधमान। तो अगर हम बात करेंगे ये अधमान कौन है? तो अब्दुल रहमान का दूसरा नाम था। अगर देखा जाए तो हठ योग का प्रभाव आपके गोरखनाथ पे पड़ा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम क्या आएगा? यानी रचना जो है आपको बतानी है कि कौन सी रचना पहले आएगी। अब देखो, टाइमलाइन हो सकता है गड़बड़ हो जाए, टाइमलाइन दिमाग में ना रहे, बट जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया वो सीक्वेंस अगर दिमाग में रहा तो आंसर आप दे दोगे। सबसे पहले हमने बात किया था जब अपभ्रंश साहित्य का, तो हमने पयमचर्यू की बात की थी, यानी सबसे पहले कौन सी रचना आनी चाहिए? पयमचर्यू। अब देखो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे पहले पयमचर्यू को रख रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी, यानी कि अगर हम बाद का ना भी बता पाए तो हमें पता होगा कि पहले कौन आ रहा है, तो आपका पयमचर्यू आएगा। हालांकि ये भी आपकी 12वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, खुमान रासो और दलपति विजय के बारे में मैंने, विशलदेव रासो दोनों के बारे में समय सीमा मैंने बताई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? पुराण है,
प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है और व्याकरण है। तो ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसे किसने लिखा है? तो हमने अभी पीछे ही यही डिस्कस किया था। ये कौन सा काव्य यानी कि कैसा काव्य है? तो ये एक व्याकरण है। क्या है? व्याकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा और गान का संपादन किसने किया है? राहुल संकृतायन, प्रबोध चंद बागची, सूर्यकांत शास्त्री और हरप्रसाद शास्त्री। तो आपके जो सिद्ध थे उनके दोहा को जो है उसे संपादित किया गया एक जगह संग्रहित करके, और ये कार्य किसने किया है? तो आपके हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का और अवधी का। अभी हमने कहा बौद्ध गान ओ दोहा, फिर हमने कहा दोहा कोश। तो ये ऐसे शब्द है जो कहाँ आ रहे थे? तो सिद्धों में आ रहे थे, और वो कौन से भाषा के अंतर्गत? तो आपके अपभ्रंश के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, हजाई प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो कबीर की भाषा के बारे में बोलते हुए कौन ये कह रहा है कि उनकी भाषा जो है उनसे ज्यादा ध्यान बोलचाल की भाषा पे किसने रखा आपके? तो वो आपके खुसरो ने रखा है। ये बात आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कौन कहता है? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ? सिद्ध, जैन, नाथ और सखी संप्रदाय। तो हमने बात की है, तो अगर हम बात करेंगे कबीरदास की जो बीजक है वो 3 भागों में विभाजित होती है, साखी, सबद, रामायणी। तो जो शब्द है वो कहाँ से आ रहा है बच्चे? तो ये आपके संत काव्य से आ रहा था या संत मत से आ रहा था। इस पर संत काव्य धारा पे प्रभाव किसका था? नाथ संप्रदाय का। तो ये जो शब्द है वो कहाँ और मिला होगा? तो नाथ में मिला होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिषवर ठाकुर, विद्यापति, गोरखनाथ और आचार्य देवसेन। पुरुष परीक्षा जब हम विद्यापति को पढ़ते तभी मैंने कहा था कि कृतिलता, कृति पताका, पुरुष परीक्षा, ये शब्द आपको याद होना चाहिए, स्पेशली पदावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब आपको यहाँ पे सुमेलित करने का मतलब ये है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कुछ तो है जो गलत है, एक ऐसा ऑप्शन जो सही है, सुमेलित है। तो विजय सेन सूरी ने रेतांग सार नहीं लिखा, नरपति नल्हा भारतेश्वर बाहुबल बलिरास उनका नहीं है, शालीभद्र सूली का विशल देव रासो नहीं है। तो बचा कौन सा आपका? चंदन बाला राज जो है उसे आशुक कवि ने लिखा है। किसने लिखा है? आशुक कवि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? महामुद्रा शब्द का क्या मतलब था सिद्धों में? ठीक है, महासुखवाद, महामुद्रा। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप था? बिल्कुल नहीं। सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया थी? जी नहीं। ये क्या था? तो ये था सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, यानी कि स्त्री के साथ रहना। ठीक, और सिद्धि प्राप्ति हेतु इस स्त्री से विरक्ति यानी स्त्री से दूर जाना, ऐसा सिद्धों में था ही नहीं। तो ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी किसने कहा था? उत्तर अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था? राहुल संकृताय ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने और रामविलास शर्मा ने। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले आपके उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा था या बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाषा हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाषा हिंदी शब्द का इस्तेमाल किसने किया? उस अपभ्रंश का नाम रिप्लेस करके प्राकृत भाषा कौन बोलता था? तो राहुल संकृताय, हजाई प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और आपके रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य है? राहुल संकृताय, रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी, हजाई प्रसाद द्विवेदी। मतलब कि बोला जा रहा है कि अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी के नाम से नहीं जानता, ये कौन कहता है? तो ये आपके हजाई प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की रचनाओं को बौद्ध गान और दोहा नाम से किसने संकलित किया है? हरप्रसाद शास्त्री, राहुल संकृतायन, गुलेरी और मोहम्मद शहीदुल्लाह ने। तो ये अभी थोड़ा देर पहले हमने सॉल्व किया है, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्धों के चार्य पद और दोहा को राहुल जी ने किस शीर्षक से संकलित किया है? यानी राहुल जी ने सिद्धों के दोहा और चार्य पदों को किस नाम से संकलित किया है?
हिंदी काव्य धारा, दोहा कोश, बौद्धगानो दोहा, लेशा मिस्त्रोस। तो अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने हिंदी काव्य धारा नाम रखा है जिस नाम से इन्होंने संकलित किया था। दोहा कोश से आपके प्रबोध चंद्र बागची ने किया, ठीक है। दोहा कोश से सिद्धों के दोहों को संकलित किसने किया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मैं पीछे ऐसे ही बता रही थी, मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, प्रबोध चंद्र बागची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासुखवाद का संबंध है सिद्धों से, नाथपंथियों से, निर्गुण संतों से, जैनियों से। महासुखवाद का, या फिर अगर हम बात करेंगे तो अभी पीछे हमने देखा था ये मुद्राएं, ये सब कुछ कहाँ आती हैं? ये सब कुछ आपके सिद्धों में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राहुल संकृतायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? देवसेन, शालीभद्र सूरी, सरहप्पा और चंद। अगर हम बात करेंगे तो राहुल संकृतायन ने किसको स्वीकार किया है? तो सरहप्पा को किया, बिना किसी डाउट के हम आंसर करेंगे और हमें पता है कि सबने भी इन्हीं को स्वीकार किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापंडित राहुल संकृतायन ने सरहप्पा का समय क्या माना है? 679, 669, 769, 633 और 796। आपको बताना है कि आपके राहुल संकृतायन जिनके अनुसार इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन आपका सही है। तो उन्होंने 769 ईस्वी को स्वीकार किया है आपके सरहप्पा का समय सीमा, ठीक है, यानी कि समय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल का प्रारंभ मानते हैं कब से, यानी कि शुरुआत कब से मानते हैं? 973 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 993 और 1018। बहुत सारे लोग एक साथ जाएंगे और मार्क करके आएंगे 1050 ईस्वी। फिर से हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये 1050 विक्रम संवत में होता तो सही होता। 993 जो है ईस्वी में दिया है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ईस्वी में दिया है और हम जब बात करते हैं तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो समय सीमा है वो विक्रम संवत में है। तो याद रखिएगा ईस्वी में है, यानी कि 57 माइनस कर देना है। सही आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं? प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी और पाली। तो स्वयंभू किस भाषा के बच्चे? अभ्रंश के हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुर दोहा किसकी कृति है? अब्दुल रहमान की, राम सिंह की, जिंदत की और जो इंदू कवि की। तो पीछे इसलिए आंसर नहीं बताया था। पाहुर दोहा जो है वो किसकी कृति है? तो वो राम सिंह की है। किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश रसायन रास एक विरह कथा है, धार्मिक उपदेशों का संकलन है, एक रास लीला है, एक औषधि विज्ञान संबंधी कृति है। तो उपदेश रसायन रास जो है ये एक रास लीला काव्य है और इसे प्रथम रास लीला काव्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, संदेश रासक क्या है? एक मुक्तक काव्य है, एक खंड काव्य है, एक चंपू काव्य है और एक काव्य नाटक है। तो संदेश रासक एक खंड काव्य के अंतर्गत आता है, इसे खंड काव्य के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दव्य सहाय पयास किसकी रचना है? धनपाल की, जिनदत्त सूरी की, माइल धवल की और आसु कवि की। तो ये जो दव्य है कहीं कहीं पे द्रव्य भी मिलता है, ठीक है। द्रव्य सहाव पयास जो है इसे लिखा है आपके लाई धवल ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? 201, 205, 215 और 207। तो भारतेश्वर बाहुबली रास में हमने बात की थी कि कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 205 छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवदयास रास किसकी रचना है? आंसू कवि की, देवसेन की, राम सिंह की और सुमति गनी की। तो जीव दया रास और चंदन बाला रास दोनों किसने लिखा है? आशुक कवि ने लिखा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शैली जैन रचनाओं की नहीं है? रास, फागु, चरित और चर्यापद। तो रास भी आपके जैन में मिलता है, फागु साहित्य भी आपके जैन में मिलता है और अगर हम बात करेंगे तो चरित साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है जैन। बचा क्या? चर्यापद। ये कहाँ मिलता है? ये आपके सिद्धों में मिलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है? दर्शन सार, सर्वकाचार, योग सार और नेमिनाथ चरु। तो अगर हम बात करेंगे एक ग्रंथ के रूप में सबसे पहला जो माना गया वो आपको किसको माना गया? तो श्रावकाचार्य को माना गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गानो दोहा का संपादन किया गया 1917 में, 1914 में, 1919 में और 1918 में। तो देखो कहीं कहीं पे आपको 1907 मिलेगा। ये 1907 में जब हुआ था तब बंगला भाषा में हुआ था, अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। और 1900 आपके 17 में हिंदी भाषा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महापुराण में पुष्पदंत ने कितने महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया है? 60, 63, 67, 71। 63 महापुराण के नाम से भी इस महापुराण को जाना जाता है, यानी 63 का मतलब क्या है? 63 महा जो थे उनके महापुरुषों का वर्णन किया गया है। ओके, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधा भाषा का प्रयोग किया है सिद्धों ने, जैन कवियों ने, अभ्रंश के कवियों ने और संत कवियों ने। सांध भाषा आया ही कहां से? सिद्धों से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? सिद्धों ने। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमशः कितनी मानी जाती है? 84 और 10, 84 और 9, 88 और 9, 88 और 40। तो ऑब्वियस है 84 और 9। अच्छा, मैंने आंसर बता दिया तो बचा क्या? फिर भी चलिए। गोरखनाथ के गुरु थे मच्छंद्रनाथ, चटपटनाथ, नागार्जुन और कुकुरयप्पा। तो अगर हम बात करेंगे तो हम सबको पता है गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंद्रनाथ थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्ति? ईश्वरदास, तुलसीदास, रामानंद और वल्लभाचार्य। तो ये पंक्ति किसके द्वारा दिया गया है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग? तो ये आपके किसके द्वारा कहा गया? तो तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरख बानी नाम से सर्वप्रथम सन 1930 में किसने गोरखनाथ की बानियों का संग्रह किया था? आपके मिश्र बंधु ने, हजाई प्रसाद द्विवेदी ने, पीतम्बर नाथ वर्तवाल ने और आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी है, पीतम्बर दत्त वर्तवाल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्राह्मणडे किसकी पंक्ति है? सरहप्पा, जलंधरनाथ, मच्छंद्रनाथ और गोरखनाथ। मैंने ये क्लासरूम में पढ़ाया भी था, ये पंक्ति ली भी है, इसकी व्याख्या भी कराई है। ये पंक्ति आपके गोरखनाथ जी की है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्राह्मणडे, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं सरहप्पा, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और चंद। तो ऑब्वियस है सरहप्पा को स्वीकार किया गया है, जयशंकर और प्रसाद और हरिऔध की तो बात ही नहीं आती। तो ऑब्वियस है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने खंड है? 19, 69, 35, 47। तो हम सब ने पढ़ा है और आई थिंक लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है और हमेशा समय सर्ग अध्याय के नाम से मैं ये बताती रही हूँ। तो ये आंसर आपको बताना है। सन 1857 में किसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था? मुंशी देवी प्रसाद ने, कर्नल टाट ने, डॉक्टर वुलर ने, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा ने। तो मैंने जब आपको पृथ्वीराज रासो पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि सर्वप्रथम सवाल किसने उठाया था? आपके डॉक्टर वुलर ने। वो भी कब? 1857 में। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो मूलतः शुक शुकी संवाद के रूप में लिखा गया, यह मान्यता किसकी है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, रामचंद्र शुक्ल, हजाई प्रसाद द्विवेदी, मुंशी देवी लाल। तो शुक सुकी संवाद के रूप में आपके पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? तो आपके हजाई प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है? पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, नेमिनाथ चौऊ और राउलवेली। कौन सी एक ऐसी रचना है जिसमें सबसे पहले आपको 12 मासा का वर्णन मिलता है? तो देखो हमेशा प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है वो रासो के अंतर्गत आपके विशलदेव रासो को स्वीकार किया गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऐसे तो राउलवेली ऐसी रचना है जिसमें आपको 12 मास का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नल्हा, दलपति विजय, जज्जो और नल सिंह। इतनी बार बातें बता दी, इतनी बार मैच करा दिया कि मुझे लगता है कि इसका आंसर देने की जरूरत भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विशलदेव रासो में राजा विशलदेव के साथ किसके विवाह और वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? राजमती, राजेश्वरी, संयोगिता और भानुकला। देखो थोड़ा सा डीप हो गया क्वेश्चन, बट इसका सही आंसर हो जाएगा राजमती। जो नायिका थी उसका नाम क्या था? राजमती था, राजकुमारी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आलाखंड किसका आंसर है?
पृथ्वीराज रासो, राणा रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। इतनी बार बोला प्रमाण रासो, आलाखंड, आलाखंड प्रमाण रासो। तो ऑब्वियसली अब तक तो याद हो ही गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन जो है वो सी डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है? विद्याधर, जज्जर, शांगधर और रूपचंद। आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो मानते हैं कि इसके रचनाकार कौन है, आपके शांगधर है। वहीं पे अगर देखा जाए हम्मीर रासो में हम्मीर जो है वो अमीर से आई है, आपके हजाई प्रसाद द्विवेदी स्वीकार करते हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयपाल रासो किसकी रचना है? नरपति नल्हा, दयाराम, लल्लू सिंह और नल्ला सिंह। विजयपाल रासो किसकी रचना है? अभी पीछे ही हमने बताया है। ये जो रासो वाला है ये आपको एक टेबल भी मिला हुआ है, तो ये तो आपको रटे रटाए होने चाहिए, ये भूल नहीं सकते हैं आप। खड़ी बोली हिंदी के सबसे पहले कवि कौन है? सरहप्पा, हरिऔध, अमीर खुसरो और चंद। तो प्रियप्रवास को प्रथम खड़ी बोली की रचना स्वीकार की जाती है, लेकिन खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार किया गया? तो अमीर खुसरो को किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सुखने किसकी रचना है? अमीर खुसरो, भट्ट-केदार, मधुकर और राजशेखर। दो सुखने जो लिखा है वो लिखा है आपके अमीर खुसरो ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? खालिक बारी, पहेलियां तथा मुर्कियां, दो सुखने और पुरुष परीक्षा। तो अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी इनकी रचना नहीं है, पुरुष परीक्षा। इसे लिखा किसने है? विद्यापति जी ने लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला नखसिख वर्णन कहाँ मिलता है? राउलवेल, संदेश रासक, वसंत विलास और पृथ्वीराज रासो। तो सबसे पहले नखसिख वर्णन जो है वो मिलता है आपके राउलवेल में। ठीक है, ये ऐसी रचना है जो शिलालेख पे अभी भी प्राप्त है, यानी कि शिलालेख पे लिखी हुई मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउलवेल के रचयिता कौन है? मोहम्मद हाजी, मधुकर, दामोदर भट्ट और रोड कवि। इतनी बार बताना, पीछे कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें मैच करना था या कहीं पे आंसर लिखना था, वहां पे मैंने बता दिया, तो अब मैं नहीं बता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? भट्ट केदार, छेहिल, दामोदर भट्ट और रोड कवि। तो अभी हमने बात किया दामोदर भट्ट कहीं मिलेंगे, कभी कभी आपको दामोदर शर्मा मिल जाएंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर जो है उसकी भाषा क्या है? संस्कृत है, प्राकृत है, मैथिली और अपभ्रंश है। तो वर्ण रत्नाकर जो है वो आपकी मैथिली भाषा में लिखी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? भोजपुरी, ब्रज, प्राकृत और मैथिली। तो अगर हम बात करेंगे तो विद्यापति किस भाषा के थे? तो आपके मैथिली भाषा के थे। बाकी अगर क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पदावली पर किसका प्रभाव नहीं है, पूछा गया है कि पदावली पे किसका प्रभाव नहीं है। जब हमने पदावली के बारे में बात की थी तो मैंने आपको उसके बारे में सब कुछ बताया, तो अब इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस तो आपके लिए होमवर्क बनता है ना। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जैनाचार्य, मेरुतंग, सोमभद्र सूरी, हेमचंद्र और धारसेन। अब देखो ऐसा है कि ये शायद आपने नाम ऐसे ही जो लिस्ट था उसमें सुना हो, पर रचना नहीं। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, डिफिकल्ट उसे ही करूंगी ना, वही होमवर्क दूंगी जो आपको पता हो। अगर बात किया जाए तो प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? जैनाचार्य मेरुतंग ने लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड लास्ट है, स्वयंभू का पोएम चरु किस छंद में है? सोठा है, गाहा है, पदड़िया है और तोटक है। तो आपका ये जो स्वयंभू का पोएम चरु है वो किस छंद में लिखा है? तो पदड़िया छंद में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन है ये समाप्त होता है, यानी कि हमारे जितने भी सवाल थे वो समाप्त होते हैं। ऑलमोस्ट हमने 95 क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस किया है और कोशिश की है कि जितने भी सेक्शन से क्वेश्चंस बन सकते थे और उठा सकते थे उतने क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। साथ ही साथ ये काइंड ऑफ वन लाइनर्स के फॉर्मेट में थे जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी पैटर्न पे भी क्वेश्चंस करेंगे, जो एक्चुअल पैटर्न आपका होता है पेपर का, तभी आप कर भी पाओगे जब आपको चीजें क्लियर होंगी, यानी कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर होगा। तो आदिकाल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारी सीक्वेंस वाइज पढ़ाने के बाद उससे हमने एमसीक्यूज कर लिया। अब इसी के साथ हम ये जो पूरा चैप्टर है क्लोज करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने भक्ति काल की तरफ और भक्ति काल को समझेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।